जहाँ तक सिकंजी वैशाली के मीडिया के जनहित के प्रति समर्पित होने की बात है, तो यहाँ हम एक बात कहना आपको जायज़ समझेंगे कि मीडिया का जो स्वरूप है, मीडिया की जो परिभाषाएं हैं या लोक हित में जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इसको लाने की बात कही गई थी, उसका मूल रूप से तात्पर्य ये था कि जनहित में जन समस्याओं के प्रति, क्योंकि साहित्य दर्पण होता है और पत्रकारिता उसकी एक कड़ी है जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओं को समाज और सरकार तक पहुंचाने के लिए ही इसको एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में लाया गया। और उस कड़ी में जनप्रतिनिधि के तरह एक अखबार का अस्तित्व हुआ करता था और उस वही वैलिडिटी समाज और सरकार के द्वारा ली जाती रही है। लेकिन 80 के दशकों के बाद धीरे धीरे संसाधनों के कारण जो मीडिया हाउस उस समय हुआ करती थी वो उसका कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, और जैसे जैसे कॉमर्शियलाइजेशन होता चला गया मीडिया अपने मूल अस्तित्व से बाहर आता चला गया। अब आज का जो मीडिया हाउस है वो सिर्फ सत्ता के लिए, अगर यूँ कहें कि सत्ता की लोलुपता या विलासिता की लोलुपता में कॉमर्शियल उपलब्धि ज़्यादा पाने के लिए लाभ हानि के पैटर्न पर काम करना शुरू किया, उसको लोकहित या जनहित से कोई मतलब नहीं रह गया। अब 3 पार्ट में हम आपको ले चलते हैं मीडिया को। पहला पार्ट लघु उद्यमी का, मध्यम वर्गीय उद्यमी या फिर लार्जेस्ट सर्कुलेशन का, या उद्योगपति उसको कहें मीडिया हाउस। मैं चाहूँगा वैशाली के रेफरेंस में भी कुछ बातचीत हो। तो हमारा ये कहना नहीं है, पहले हम ये बात आपको बताना चाह रहे हैं मीडिया किस रूप में है कि मीडिया का जो स्वरूप है वो विकृत कैसे हुआ और उसका क्या प्रभाव वैशाली ज़िले पर पड़ा। मैं आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ, लेकिन सवाल पर आने के पूर्व मुझे वह बताना होगा कहाँ से समस्या उत्पन्न हुई। तो पहले जो प्रदेश स्तर पर अखबार हुआ करते थे तो वो अखबार पूरे मूल अस्तित्व में हुआ करता था। हम लोग उस समय काम करते थे 70 के 80 के दशक में, उस समय आर्यावर्त इत्यादि अच्छे सर्कुलेशन के अखबार हुआ करते थे, लेकिन उनका एक संस्करण हुआ करता था। और उस समय कोई भी उद्यमी के पास सत्ता लोलुपता नहीं थी, वो सिर्फ ये जानते थे कि मैं अखबार निकाल रहा हूँ या मुझे अखबार निकालना है तो जनता के लिए, अपने लिए नहीं। आज लोग जो अखबार का व्यवसाय कर रहे हैं वो अपने लिए, इसमें थोड़ी भूमिका जनहित के प्रति लघु उद्यमियों की है। इसीलिए हम इसको 3 पार्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि बड़े उद्यमी जो हो गए वो लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए इस काम को कर रहे हैं, और आर्थिक लाभ लेने के लिए उनको सत्ता के करीब जाना होगा। उस समय सत्ता के करीब जाने की बात नहीं थी, उस समय आवंटन होता था, अखबार प्रकाशन के लिए कागज़ का आवंटन होता था, और उस कागज़ के आवंटन के कारण अखबार का प्रकाशन जो है कम पूंजी में हो जाया करता था, इसलिए लोग लोकहित के प्रति समर्पित हुआ करते थे। आज की तारीख में मामला ये उठ गया कि अब बड़े प्लांट को लगाना है, उसके लिए अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, उस अर्थ के लिए लोग सरकार की ओर भागते हैं, और उस माध्यम में सरकार अपने लाभ के लिए, क्योंकि उनका निगेटिव मैसेज समाज में न जाए, इसलिए जो बड़े उद्यमी हैं, जैसे अब जागरण परिवार के हो गए, हिंदुस्तान परिवार के लोग हो गए, प्रभात खबर के हो गए, इन लोगों के जो मालिकाना हकीकत वाले लोग हैं उन लोगों को नॉमिनेट करके राज्यसभा में बुला लिया जाता है। जायज़ बात है कि जो सत्ताधारी दल या जो दल उनको नॉमिनेट करके राज्यसभा में ले आता है, वह आदमी कभी भी अपने अखबार को उस दल के विरोधी अखबार के रूप में नहीं ला सकता, इसलिए वो जो सच्चाई है वो परोस नहीं सकता। फिर पूरे इंडिया में उसकी विंग है, हर स्टेट में उसके अखबार का प्रकाशन है। उन अखबारों में वो जो जनहित की समस्याएं हैं, जो जनता के लिए आवश्यक है, उन चीज़ों को लाना अगर शुरू करेगा तो वो दल और सत्ताधारक दल के निगेटिव जाएगा, जो दल बर्दाश्त नहीं करेगा। परिणाम क्या हो जाता है कि केंद्र से लेकर और जिला स्तर तक पर जो संस्करण निकाले जाते हैं उन अखबारों के, उनमें सिर्फ सरकार की बातें ही लाई जाती हैं,
पब्लिक की समस्याओं को कम लाया जाता है। अब आइए मध्यम वर्गीय उद्यमियों की, जो पत्रकारिता में हैं, जिनका सर्कुलेशन 5,000, 7,000, 10,000 है, वो अपने लाभ के लिए उसको निकालते हैं। चूँकि उनका एक प्रतिक्रिया होता है कि समाज में गलत हो रहा है, सरकार यहाँ गलत कर रही है, तो उनका शोषण ये सत्ताधारक दल और ये लार्जेस्ट सर्कुलेशन के अखबार की मिली भगत से हो जाता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पाते। और अब ये लघु उद्यमी का, जो जिला स्तर पर लोग पत्रकारिता करना शुरू करते हैं, अखबार निकालना शुरू करते हैं, इनको संसाधन सरकार नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी कि बड़े दल वाले लोग वहाँ बैठे हैं, तो जो भी विज्ञापन अगर देना है, अब तो कागज़ का आवंटन है नहीं, तब तो विज्ञापन रह गई, तो जो भी विज्ञापन देना है वो 1,000 प्रति निकालने वाले को वो क्यों दें, 1 करोड़ प्रति निकालने वाले को क्यों नहीं दें। इसलिए वो 1 करोड़ निकालने वाले को दे देते हैं, 1,500 निकालने वाले को नहीं देते, इसलिए इनका प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। तो जिला स्तर पर आते आते पत्रकारिता डेड कर जाती है। अब रह गई कि ज़िले में जो अखबारें हैं उनका क्या प्रतिफल है, उनसे आम लोगों को क्या लाभ है, सरकार को क्या लाभ है, या प्रशासकीय पदाधिकारियों को क्या लाभ है। तो निसंकोच मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज का जो जिला संस्करण अखबारें हैं, जिन अखबार का भी 4 पेज 5 पेज जिलों में निकलता है, वो सारे अखबार के जो लोग लीडिंग पर्सन है जिला स्तर पर, वो सब लोग को जिला प्रशासन, प्रखंड का जो प्रशासन है, वो लोग अपने माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उनको ऑबलाइज कर लेता है। किस रूप में? अब आप जब रूप की बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट बता दें कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो लोग में कुछ लोग डिग्री धारक तो हैं, लेकिन योग्यताधारी नहीं है। डिग्री प्राप्त कर लिए, वो ओपन यूनिवर्सिटी से हो, यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता का अभाव है, जिसके कारण वो ये नहीं समझ सकते कि मेरे किस लिखने से क्या प्रभाव जनहित में पड़ सकता है, क्या प्रभाव प्रशासकीय लोगों पर पड़ सकता है, क्या प्रभाव क्षेत्र के विकास में पड़ सकता है, या आम लोगों के हित में जा सकता है। उनको 5 पेज 4 पेज दे दिया जाता है। उनके सामने एक ही टास्क होता है कि 5 पेज आपको जिला संस्करण है तो आपको 5 पेज भरना है। वो 5 पेज भरने के नाम पर फिर वैसे ही लोगों को अपने से जोड़ देते हैं प्रखंडों में, अंचलों में। अब चूँकि इनमें वैसे लोग आते हैं जिनको जो संस्थान है मीडिया हाउस, वो तो कोई पेमेंट देती नहीं है। अब ये जो दिन भर का समय बर्बाद करते हैं, तो उसके लिए उनको आर्थिक लाभ चाहिए, चूँकि उनका परिवार चल सके। अब वो लोग जो है बार्गेनिंग करना शुरू करते हैं। अब किसी प्रखंड की बात ले लीजिए, मान लीजिए लालगंज प्रखंड की, तो लालगंज प्रखंड में अगर 4 मीडिया हाउस का प्रतिनिधि है, तो वहाँ का जो थानेदार है, वहाँ का जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, अंचल पदाधिकारी, वो कतई नहीं चाहेगा कि मेरी आलोचना या मेरे कार्यों की समीक्षा अखबार में छपे, चूँकि डीएम के द्वारा शोषण नहीं हो सके, डीएम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो सके। तो वो उन संवाददाताओं को ऑबलाइज करने का कोशिश करेगा। और चूँकि उस लड़के में योग्यता नहीं है, इसलिए थानेदार द्वारा अगर पत्रकार साहब को आके बुला के 1 कप चाय पिला दी जाती है, तो वो अपने कर्म से अपने कलम की महत्ता को भूल जाता है और फिर वो करना शुरू करता है जो बीडीओ साहब चाहते हैं, जो सीओ साहब चाहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ज़िले की किसी भी अखबार को आप उठा लें तो खबरों से पटा नज़र आएगा, लेकिन उसमें न्यूज़ सेंस नहीं है। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इस खबर का क्या प्रभाव किस पर पड़ेगा और क्या पड़ेगा। प्रतिक्रियाएं आपको समझ में नहीं आएगी, और नतीजा क्या होगा कि सिर्फ अखबार देखने और दिखाने की वस्तु रह गई। अभी अगर सही मायने में पाठक की बात करें तो पाठक का भी अभाव है। गांव में पंचायत समिति के सदस्य से लेकर मुखिया जी तक अखबार इसलिए रहता है कि लोग जाने कि इनके यहाँ अखबार आता है, ये अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं। लेकिन मुखिया जी भी पढ़ते नहीं पाते, क्योंकि उनके समझ में नहीं आती कि क्या लिखा है और इसका क्या मतलब होना चाहिए। मुखिया जी भी उसी नीति के तहत काम कर रहे हैं कि मेरा विरोध न इसमें छप जाए, इसलिए वो उसको ऑबलाइज करने में लगे हैं। तो वहाँ की खबरें में कुछ आएंगी नहीं।
तो मेरा ये कहना है कि मीडिया का जो अस्तित्व है, मीडिया का जो परिचय है, मीडिया है कुछ नहीं लेकिन अपने आप में चाबुक है। कलम चले और कलम से किसी को दर्द नहीं हो तो मेरे समझ से मीडिया की प्रासंगिकता वहाँ ख़त्म हो जाती है। किसी तबके को मैं किसी की समस्या ही लिखता हूँ तो पाठक के ऊपर उस समस्या को पढ़ने के बाद अगर उसके हृदय में कोई आंदोलन नहीं होता है तो फिर मेरे लिखने का या छपने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो मीडिया का जो अस्तित्व है वो आज के समय में इन राजनीति लोलुप नेताओं के कारण मूल रूप से अलग हो गया और अब बटरिंग का एक बहुत बड़ा संसाधन हो गया, आर्थिक लाभ का बहुत बड़ा संसाधन हो गया और ये चेन यहाँ से लेकर और केंद्र तक है। नो डाउट कि मीडिया में लाने वाले लोगों को, मीडिया में आने वाले लोगों को पहले मीडिया को जानना होगा, उसके बाद ही। यहाँ एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे कि जो अधिकारी हैं जिला से लेकर केंद्र तक, उनको भी यह नहीं पता है कि संवाददाता, संपादक, पत्रकार, इन तीनों में फ़र्क क्या है। तो सवाल फिर वही आ जाती है कि कुत्ते को कुर्सी पर बैठा देना, तो वो नहीं समझ पाएगा कि कुर्सी का महत्व क्या है। ठीक वही स्थिति हमारे मीडिया हाउसों की है और जिला में ही नहीं, सुदूर में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका कोई लाभ समाज के विकास में नहीं मिल रहा है। तो मैं वैशाली के तमाम व्यूअर्स को ये साफ बात कह दूं कि उनके घरों में जो अखबार जा रही है या फिर टेलीविज़न के ज़रिए जिस खबर तक वो पहुंच रहे हैं, खबर तो है साहब, लेकिन उसमें खबर वाला वो सेंस नहीं है, मतलब बगैर सेंस के वो खबर है। मतलब एक समय कभी चर्चा हुआ करता था कि पत्रकारिता में जो है साहित्यकारों की एंट्री हो गई है, बगैर एक एंगल के जो है खबरें लिखी जाएंगी, खबरों को पूरे विस्तार से लिखा जाएगा। लेकिन सवाल है कि जिस खबर के ज़रिए दर्शकों पर जो एक असर डालनी थी वो असर कभी होगी नहीं। तो ऐसे में वैशाली के तमाम लोगों को कह दूँ ये बात कि आप खबर के नाम पे जो है आप बर्बाद किए जा रहे हैं। आप कहें या न कहें, वैशाली के जो पाठक हैं या वैशाली के जो दर्शक हैं, उनमें नेता टाइप लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग महसूस करते हैं कि इस अखबार के पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, ये टीवी पर देखने का कोई औचित्य नहीं है। नेताओं की लोलुपता इसलिए रहती है कि वो चेहरा दिखना या उनकी खबर जाए तो लोग उनको जाने, इसके लिए वो भले इसके आगे पीछे चलते हैं। लेकिन जो पत्रकारिता का लाभ और हानि है, जो लेखनी का जो लाभ और हानि है, उसका प्रत्यक्ष लाभ यहाँ के न पाठक को मिलना है न दर्शक को मिलना है। शंकर सर, लेकिन जितना प्रोसेस हो रहा है, आप देखेंगे अखबारों को उठाएंगे, बड़े शुद्ध हिंदी में शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, मेहनत हो रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो पत्रकार लोग जब अपने घर में जाते होंगे, अपने बीवी बच्चों को क्या संदेश देते होंगे कि जिस काम के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो लोग मुझे पत्रकार कह रहे हैं, मैं तो उस भूमिका में हूँ ही नहीं। कैसे वो अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट जो शब्द है ना, वो बहुत गूढ़ विषय है। जिस व्यक्ति में व्यक्तित्व होगा वही समझ पाएगा कि हम व्यक्ति हैं। जहाँ व्यक्तित्व ही नहीं है वहाँ तो यह बात ही उठाना बेमानी है कि वो अपने बच्चे को क्या बताने जा रहा है। वो ये देख रहा है कि मैं बाहर से जा रहा हूँ तो मैं क्या लेके जा रहा हूँ बच्चों को खुश करने के लिए, उसके लिए उसको क्या करना है। ठीक है, मेरा ये कहना है कोई भी संवाददाता, चूँकि एक तो पहले हम बता दें कि अभी ज़िलों में या सुदूर की बात अगर आप करते हैं तो सुदूर में पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई भी ऐसा पद नहीं है जो कंपनी के द्वारा या मीडिया हाउस के द्वारा दिया जाता है। ज़िले में एक संवाददाता का पद, चूँकि कई एक अखबार के संपादकत्व में हम लोग रहे हैं, तो हम लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं उसमें ज़िले में एक संवाददाता और एक छायाकार की नियुक्ति की जाती है। अब वो लोग ज़िलों में जाके अपने आप को ब्यूरो चीफ या प्रभारी या जो भी अपने आप को कह लें, कई लोग तो संपादक भी लिखना शुरू कर दिए हैं, ये उनकी मानसिकता है। वो क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने के लिए इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, गाड़ियों पर खुलेआम लिखते हैं प्रेस, जबकि यह सब नियम के विरुद्ध है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग अयोग्य हैं
उनका जो प्रवेश हुआ है मीडिया के क्षेत्र में, उसके कारण मीडिया अपने मूल रूप में लोगों के हितकारी नहीं सिद्ध हो पा रहा है। मेरा ये कहना है, अगर मीडिया अपने मूल अस्तित्व में आकर काम करना शुरू करे, नो डाउट भारत की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। ये बात सिर्फ सुदूर की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो संरचना है देश की, उसमें नीचे से लेकर आप ऊपर तक चले जाएंगे तो इन सारे संरचनाओं पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना है, बल्कि वास्तविकता के आधारशिला पर पत्रकारिता खड़ा हो। शंकर सर, ख़ास तौर पे वैशाली में जो लोग रहते हैं उनके जहन में ये सवाल होगा कि जिस तरीके से वैशाली के तमाम लोगों की एक अपनी भागीदारी है, अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग योगदान है, ऐसे में मीडिया की जो भूमिका है वो ख़ास तौर पे तमाम डिपार्टमेंट्स को लेके हम बात करें, तमाम जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वैशाली की ज़मीन पे, उन तमाम पहलुओं को लेकर हम बात करें, तो ऐसे में क्या लगता है वैशाली में तमाम संस्करण को आप ले लीजिए, डिजिटल मीडिया को ले लीजिए, तमाम जर्नलिस्ट को ले लीजिए, वैशाली को कवर करने के लिए क्या पर्याप्त संख्या है? और अगर पर्याप्त संख्या अगर है तो क्या वो, एक तो आप जिक्र कर रहे हैं कि उनमें योग्यता नहीं है, तो ऐसे में तो कई चीज़ें मिसिंग हैं ही, मतलब खबर को कवर करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में जो जर्नलिस्ट है, अब देखिए हम बाहर से तो लाना भी मुश्किल है, हर किसी को ला नहीं सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो लोग हैं उनको ट्रेंड किया जा सकता है। क्या संदेश होगा उन तमाम लोगों की, एक जो लंबी चौड़ी तादाद है जर्नलिस्ट की, संख्या तो है, उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे इन तमाम खबरों को कवर करने के लिए? इस विषय में हमने जिला की जो आंतरिक संसाधन समिति होती है, जिसमें डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, इनमें इस बात को रखने के लिए हमने कई बार जिला प्रशासन को भी कहा। वर्तमान और निवर्तमान जो डीपीआरओ हमारे यहाँ के हैं उनको भी हमने कहा कि बीच बीच में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए, जिसमें पुलिस और प्रेस, एग्जीक्यूटिव अफसर और प्रेस, उसी तरह जुडिशियल मजिस्ट्रेट और प्रेस, इन लोगों के साथ वाद विवाद एक प्रतियोगिता रखी जाए, एक सेमिनार रखा जाए, एक कार्यशाला आयोजित किया जाए 2 दिन 3 दिनों का, जिसमें प्रशासन और प्रेस और पब्लिक, इन तीनों का समन्वय कैसे हो, जिले के विकास में इन तीनों की भूमिका पॉजिटिव कैसे हो, इस पर चर्चाएं हो। एक पत्रकार को यह जान लेना आवश्यक होता है कि एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, कौन सा एक्ट कब किस के लिए आवश्यक है, किस परिप्रेक्ष्य में क्या काम हमको करना चाहिए, क्या काम पब्लिक को करना चाहिए। अगर पब्लिक की कोई समस्या है तो प्रशासन को किस नियम के तहत कौन सा काम करना चाहिए। अगर हम मीडियाकर्मी के रूप में इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं तो कलम अगर हम चलाना शुरू करेंगे तो हम निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लिखेंगे कानून से अलग हटके, जिसका लाभ प्रशासकीय पदाधिकारी को मिलेगा। ठीक उसी ढंग से जुडिशियल में आ जाइए, आपराधिक गतिविधि होती है, सोशियो क्राइम होता है, सोशियो क्राइम को भी पुलिस के लोग जो हैं प्रोफेशनल क्राइम के रूप में ले चलते हैं। हमारे पास जानकारी नहीं है, इसलिए हम ये एनालाइज नहीं कर सकते या खबर में ये नहीं दिखा सकते कि पुलिस किस रूप में कौन सा काम कर रही है, तो फिर उसमें सुधार कैसे। ठीक उसी ढंग से एग्जीक्यूटिव बॉडी है, डीडीसी हुए, डीटीओ हुआ। अब हम डीटीओ में अगर आते हैं तो हमको एमबीआई एक्ट की जानकारी नहीं है, हम सीधे लिख देते हैं, कोई आदमी कुछ कहा हमने सीधे लिख दिया कि डीटीओ गलत है। ये लिख देने मात्र से इस बात की खबर की पुष्टि नहीं होती है कि वो गलत, बल्कि हमको ये दिखाना होगा कि गलत कैसे है। तो उसके लिए हमको जानना होगा, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि डीटीओ का अधिकार और कर्तव्य क्या है। थाना है तो एक थानेदार का अधिकार है, कर्तव्य क्या है। आईओ है तो एक इन्वेस्टिगेटिंग अफसर का अधिकार और कर्तव्य क्या है। तभी जाके हमारे पत्रकारिता का लाभ उसको मिल पाएगा और तब जाके जनहित में कोई काम हो पाएगी। जब तक हम नहीं जानते तो हम कैसे लिखें, हमको व्याकरण का पता नहीं और हम रामायण लिखने चल दें, तो ये तो बात फिर होगी इंसान की बालू वाली हो गई कि पानी खोज रहे हैं, बालू चमक रहा है, बालू को देख के पानी की तरह चले जा रहे हैं और पानी मिलना नहीं है, प्यासे मर जाना है। ठीक वही स्थिति आज लोकहित में अखबारों की हो गई है। अखबारों के माध्यम से जो लाभ पब्लिक को मिलना चाहिए, जो लाभ कार्यपालिका को मिलना चाहिए, जो लाभ जुडिशियल लोगों को मिलना चाहिए, किसी क्षेत्र में किन्हीं को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि
ये अयोग्यता धारक लोग जो हैं, जो दिखावे के लिए पत्रकारिता से जुड़ते हैं, जो अपनी महत्ता को समझाने के लिए पत्रकारिता से जुड़ते हैं, वो लोग उनके माध्यम बन जाते हैं और इसका कुप्रभाव जो है लोकहित में पड़ता है। लेकिन अगर मैं वैशाली के तमाम जर्नलिस्ट का जिक्र करूं शंकर सर, क्या मतलब आपके दिल में वो इच्छा है? क्योंकि देखिए आप एक लंबे समय से खुद स्ट्रगल किए हैं इस ज़मीं पे। अब देखिए मैं बार बार जब कभी भी वैशाली की ज़मीं पे आता हूं तो मुझे आपके बारे में हमेशा ये ख्याल आता है कि मैं आपसे मिलूं, आपसे बातें करूं, आपके जो तमाम संदेश है, जो अनुभव है, उस पर एक नज़र तो लेकर जाऊँ। तो ऐसे में तमाम वैशाली के जो लोग हैं उनसे क्या संदेश है जो ख़ास तौर पे जर्नलिज़म में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहे हैं? नहीं, जहाँ तक संदेश बात है, अभी भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं आपकी बात से कि आप वैशाली के तमाम जर्नलिस्टों की बात कर रहे हैं। यहाँ 3 भाग में है। आप रिपोर्टरों की बात कर रहे हैं, जर्नलिस्टों की बात कर रहे हैं। मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ जिनके कलम के ज़रिए अखबारों के पन्ने भरे जा रहे हैं, जिनके कैमरा के ज़रिए, जिनके मोबाइल के ज़रिए टेलीविज़न का स्पेस किल किया जा रहा है। मैं उनका भी जिक्र कर रहा हूँ जो डिजिटल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म पे शब्दों के ज़रिए वो तमाम वायर को कवर अप कर रहे हैं। तो ये मामला हो गया संवाददाताओं की, ठीक है, जो तथाकथित पत्रकार के रूप में समाज के में घूम रहे हैं। उनको जब तक अपने अस्तित्व का बोध नहीं होगा तब तक यहाँ के जो सर्वांगीण हित की बात है वो सफल नहीं हो पाएगी। नहीं तो उनको क्या मैं बोल दूं कि आप लोग काम धंधा बंद कर दीजिए, आप लोग से कुछ होने वाला नहीं है मीडिया के नाम पे? काम धंधा बंद कर देना, कह देने मात्र से ये सेक्टर सुधर जाएगा, ऐसा नहीं होना है। मैं खुले तौर पे ये कह रहा हूँ कि जिनको ऐसा लगता है कि मैं लोकहित के विरुद्ध अपनी कलम का उपयोग कर रहा हूँ, वो लोग कलम चलाना बंद कर दें, या फिर इस क्षेत्र में अगर आना है तो पहले सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष उसका जान ले, तब कलम चलाना शुरू करें। क्योंकि हम एक ऐसे लोग हैं जो कहे आधार पर, सुने आधार पर, तथ्यों के आलोक में, स्थितियों के आलोक में हम लिख सकते हैं कि फला थानेदार घूसखोर है। ठीक है, मेरे इतना लिख देने से कि थानेदार भ्रष्ट है, मैं जागरण का अगर मान लीजिए कि संवाददाता हूँ, मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई या किसी के कहने पर एक लाइन यह लिख दिया, पाठक पढ़ने वाले इस ज़िले में 8 लाख है, 4 लाख हैं, तो 4 लाख लोग तक तो ये मैसेज जाएगा कि वो भ्रष्ट है। उसको खोजने के लिए पाठक के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो भ्रष्ट हैं या नहीं है वो देख सके। जब से जिला संस्करण हुआ है तब से और ज़्यादा स्थिति बुरी हुई है, क्योंकि अब पीआरडी को जो कटिंग काटना है जिला संस्करण में, वो कटिंग कट के जाती है डीएम तक। डीएम आवश्यक समझता है तो उस पर रिमार्क लगा के संबंधित विभाग को मिल जाता है, लेकिन उसका अनुपालन क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अभी हमारी डीपीआरओ से बात हुई तो डीपीआरओ ने खुलेआम तौर पे कहा कि संबंधित पदाधिकारी सहयोग नहीं करते। भाई साहब, अगर सहयोग नहीं करते हैं तो आपने डीएम के कॉन्सेंट में कब डाला? अच्छा, और न ही अब जैसे मासिक सम्मेलन की बात कीजिए, हम लोगों के दशक में माने 80 के पूर्व तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था उसको मासिक स्तर पर जिलाधिकारी को करना है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ करता था वो इसलिए हुआ करता था कि हमारे जो रिपोर्टर सुदूर में हैं या हम हैं ज़िले में, अनुमंडल में, एक जगह बैठते थे तो जो जनता से जुड़ी समस्याएं होती थी हम उनसे पूछते थे और वो उसका जवाब देते थे। अब चूंकि इन लोगों के पास जवाब ही नहीं रहता है, इसलिए ये अब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से कतराने लगे, और कतराने का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। अब मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता, अब जो होता है वो जब डीएम को लगेगा, एसपी को लगेगा कि हमने कोई बड़ा काम किया है, इसको दिखाने की ज़रूरत है, तो वो मीडिया कर्मी को बुलाएंगे थ्रू डीपीआरओ। नई परिपाटी अगर आप सुन लीजिए तो ये सब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है जिला प्रशासन की, कि अगर संवाददाता को कोई बात करनी है तो साहब जिलाधिकारी नहीं मिलेंगे। कौन मिलेंगे भाई? तो डीपीआरओ से आप बात करें, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी। अगर एक्ट की बात करें तो ज़िले में मात्र 2 पदाधिकारी हैं जो अधिकृत हैं प्रेस से बात करने के लिए या विभागों के बारे में जानकारी देने के लिए।
सामान्य प्रशासन के लिए जिला पदाधिकारी और पुलिस विभाग के लिए आरक्षी अधीक्षक। लेकिन इन दोनों ही पदाधिकारी, हम सिर्फ वैशाली ज़िले की बात नहीं करें, अगर बिहार के तमाम ज़िलों की बात करें तो तमाम ज़िलों में ये वहाँ के संवाददाताओं के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है कि अगर उनको मिलना है एसपी से तो वो एक लंबा टास्क है। अब गुड फेथ में भी अगर वो बुला लेते हैं तो ये क्रॉस नहीं कर सकते, हम उनसे कुछ पूछ नहीं सकते, वो अपनी जो पता जाएंगे उनकी सुननी है और उन्हीं को छाप देनी है। और अगर हम नहीं छापे तो हम जिला प्रशासन के निगेटिव रिपोर्टर हो गए, और छाप दिए तो फिर उनके मुताबिक के हो गए। तो जो परिप्रेक्ष्य है, जो सिस्टम जिला प्रशासन के द्वारा लाया जा रहा है, वो सिस्टम गलत है, वो एज पर एक्टिव ही नहीं है। मैं जिलाधिकारी से, अभी नए जिलाधिकारी आए हैं, अभी तक इन्होंने सिर्फ एक दिन मीट टुगेदर किया है, उसके बाद अब तक ज़िले की बात कर रहे हैं। अब स्थानीय ज़िलों की बात अगर आप करते हैं, सिर्फ वैशाली ज़िले की बात अगर करें तो अभी हाल के दिनों में सरकार की अधिसूचना आई कि अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी नियमित तौर पे अपने न्यायालय का काम निष्पादित करेंगे। जिला पदाधिकारी को आए लगभग 15 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक इन्होंने एक दिन भी न्यायालय नहीं किया। भाई साहब क्यों? रूटीन वर्क तो वो है आपका, स्पेशल गवर्नमेंट का डायरेक्शन भी है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं क्या भाई? तो सुदूर में इनका निरीक्षण चल रहा है। सुदूर में निरीक्षण चलना मात्र आपके कर्तव्य की तीसरी नहीं है। आप यहाँ आए, आप यहाँ पदस्थापन में आए, पीआईडी को हम लोगों ने कहा कि मीट टुगेदर का प्रोग्राम रखा जाए, मीट टुगेदर का प्रोग्राम हुआ। लेकिन यहाँ मीट टुगेदर का प्रोग्राम क्या होता है? 15 मिनट पहले सूचना होती है कि एसपी साहब का पीसी है। मेरा रिपोर्टर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गया हुआ है, 15 मिनट में नहीं आ सकता। तो ये इसलिए किया जाता है कि कम से कम लोग उपस्थित हों, फॉर्मेलिटी मतलब। हाँ, तो मैंने बार बार ये कहा कि औपचारिक रूप से ही यहाँ सारा काम चल रहा है। न तो डीएम, न एसपी, न थानेदार अपने कर्तव्य के अनुपालन में स्थिर है। किन्हीं लोगों के द्वारा, बस इन लोगों के द्वारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मुझे अपनी नौकरी सुरक्षित रखनी है, इसलिए नौकरी करनी है। शंकर साहब, इस वक्त अगर हम पूरे भारत को अगर देखें तो एक इवेंट में इस वक्त जुड़ रहा है, शरीक हो रहा है, वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और वजह ये भी है कि देश जो है 75 वर्ष अपना पूर्ण करने जा रहा है इस 15 अगस्त को। ऐसे में बड़ा सवाल हो जाता है कि जिस आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर आज़ादी किया जा रहा है, ऐसे में वैशाली के जो पाठक हैं, हालांकि पाठक का जब मैं जिक्र करूंगा तो भारत के भी पाठक का अगर जिक्र कर ले तो अच्छा होगा हम सभी के लिए। क्या लग रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो एक नागरिक का जिक्र भी हम कर रहे थे, जिस पाठक का जिक्र इस वक्त हम करने जा रहे हैं, मीडिया को लेकर जो पाठकों के बीच जो कंटेंट मिल रही है, पाठक को पाठक बनाने के लिए कितना पर्याप्त है तब जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना और पाठक को पाठक के रूप में लाना दोनों दो चीज़। इस शब्द का जिक्र इसलिए क्योंकि 75 साल का सफ़र हमने तय किया है। एक तरफ हम लोकतंत्र बनाने की स्थिति में नहीं है, एक तरफ नागरिक बनाने के स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में जब मीडिया इतने सारे काम कर रहे हैं तो पाठक जो है, क्या पाठक है भी या नहीं है? मीडिया तो मीडिया नहीं है, वो आपने साबित कर दिया। तो पाठक क्या पाठक है? देखिए, इन 75 साल की जो दौर है जी, जिसको आप आज़ादी का दौर बता रहे हैं, आज़ादी महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, हमको ये नहीं लगता है कि आज़ादी के सही चीज़ को, आज़ादी मिली किस रूप में मिली, किनके द्वारा मिली, कैसे मिली, आज़ादी मिलने का कारण क्या था, और आज़ादी प्राप्त करने के लिए लोगों के द्वारा अगर लड़ा गया तो गरम दल और नरम दल ये क्या थे, इन सब चीज़ों को भारत के, अगर संपूर्ण राष्ट्र की बात आप करते हैं तो भारत के मुश्किल से हम समझते हैं 10% लोग ही ऐसे होंगे जो इन सारे तत्वों को जानते होंगे। ठीक है। 90% लोगों को कोई एक चीज़ मालूम है तो दूसरा नहीं मालूम, दूसरा मालूम है तो तीसरा नहीं मालूम है। 15 अगस्त और 26 जनवरी क्या होता है, अगर इस बारे में कॉलेजों में अगर विद्यार्थियों से पूछ लिया जाए तो उनको नहीं पता है, उनके लेक्चरर से पूछ लिया जाए तो गणतंत्र और स्वाधीनता में क्या फ़र्क है ये नहीं मालूम है। तो देखिए, तथाकथित औपचारिकताओं को पूरा करने का नाम महोत्सव और उत्सव नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर आप आइए तो भारतीय संस्कृति के मुताबिक सप्ताह में 7 दिन होते हैं,
अगर किसी महिलाओं से पूछे तो बूढ़ी महिलाओं सप्ताह के 7 दिन की परिभाषा लगा देगा कि आज रविवार है तो सूर्य की पूजा है, कल सोमवार है तो शिव की पूजा है, मंगल है तो फलाने की पूजा है, बुध है तो फलाने की पूजा। वो जानती है, सजग है, इसलिए कि उनके संस्कार में धार्मिक अभिरुचि बचपन से ही डाल दी गई थी। लेकिन हमारे यहाँ की जो नागरिकता है उसके संस्कार में नागरिकों में न तो सरकार के द्वारा, न समाज के द्वारा, न अभिभावक के द्वारा ये नहीं डाला जा सका कि आज़ादी, पराधीन थे तो हम क्या थे, परतंत्र थे तो क्या थे, परतंत्रता जिस समय थी उस समय का वातावरण क्या था, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हमारा वातावरण क्या हुआ, और जब 15 अगस्त को हम लोग मान लिए गए, संविधान लागू कर दी गई, तो फिर हम लोगों में क्या परिवर्तन आया। इस परिवर्तन की विवेचना करने वाले का अभाव इन 75 वर्षों में भी रहा है और आज भी है। इसके लिए सरकार की ओर से कभी कोई योजना नहीं चलाई गई कि आम लोगों को ये जो डिफरेंसेज हैं, परतंत्रता का अनुभव, स्वाधीनता का अनुभव, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का अधिकार, परतंत्रता के बीच का अधिकार या कर्तव्य, ये जब तक नहीं समझाया जा सकता तब तक सही रूप में ये आज़ादी का 75वां महोत्सव ये क्या है, ये एक टाटक है सरकार का, लोगों को विकेंद्रित करने का एक नया नया आयाम है। कभी कुतुब मीनार इनका है तो कभी ज्ञानवापी मस्जिद इनका है, क्या है, भटकाव है। चूँकि मूल जो समस्या है भारत की, इसके प्रति आम लोग जागरूक न हो। आपको याद होगा कि पूरे विश्व में गिनीज बुक में आया था कि विश्व में पटना का हड़ताली मोड़ एक ऐसा चौराहा है जहां किसी भी दिन बगैर हड़ताली का लोग नहीं हुआ करते। लक्मे बुक में आया, गिनीज बुक में आया। आज हड़ताली मोड़ समाप्त हो गई तो क्या समस्याएं खत्म हो गई? तो सवाल उठता है कि यहाँ तो सत्ता लोलुप लोग हैं। अगर छुट्टी की बात आप करें तो सरकार की जितनी छुट्टियां प्रभावी हैं सरकारी कार्यालयों में, उसमें ये जयंतियां जो हैं ये बढ़ चढ़ के और हिस्सेदारी करती है। और सरकार बार बार, आज की तारीख में आप आइए तो एक डीएम और एसपी की तनख्वाह की अगर बात कीजिए तो 2.5 लाख से 3 लाख रुपए आती हैं उनकी। भाई क्या खाते हैं वो? एक मिनिस्टर पर और विधायक पर या सांसद पर खर्च जोड़िए तो 5 लाख से ऊपर आते हैं। क्या खाते हैं वो? फिर वो 5 लाख जो उनको दिए जाते हैं 8 घंटे के कार्यों के लिए, पब्लिक जो श्रम करता है उनको कै रुपया मिलता है? उनका तो रेट आज भी 280 रुपये है। लेकिन शंकर सर, ऐसे में सवाल उठेगा कि पाठक अगर पाठक बनना है तो कैसे बने? देखिए, पाठक बनने के लिए कोई अलग से मापदंड नहीं है, एनालिसिस तो करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि अगर वो पाठक हैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो विवेचना कर लेंगे, जो निरक्षर लोग हैं उनको व्यवहारिक रूप से समझाने की ज़रूरत है कि भाई साहब, आप समाज के में जो हो रहे परिवर्तन है उसके प्रति आप अवेयर होइए। आज तक हमने देखा, एक बार नागपुर में श्रमिक शिक्षा मंडल, सेंट्रल बोर्ड लेबर बोर्ड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, लेबर डिपार्टमेंट का, वो विभिन्न प्रकार के मजदूरों के लिए अपनी 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 5 दिवसीय कार्यक्रम चलाता है और सब मानदेय आधारित। अगर 5 दिन का उसका कार्यक्रम है तो डेली मजदूरी के आधार पर जो 1 दिन के मजदूर का पैसा होता है वो देता है और तब उसको समझाता है कि सरकार की क्या योजनाएं हैं, कैसे चलानी है। लेकिन हमारे केंद्र सरकार या स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कोई योजनाएं नहीं है जो आम लोगों को सिर्फ उसका अधिकार और कर्तव्य भी बता सके। तो मीडिया के रीडरशिप और पढ़े लिखे की तो बात ही नहीं आती। सवाल है कि अगर हम आम नागरिक हैं, सरकार मेरे लिए कर रही है तो क्या कर रही है, और मैं सरकार के लिए कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं। शंकर सर, कभी आपको याद आता है कि मीडिया के विरुद्ध जो है जनता का कोई आंदोलन दिखा, कोई आवाज़ दिखा, कोई सुर दिखा? नहीं, मीडिया के विरुद्ध उन लोगों की कोई आवाज़ ही नहीं आ सकती। उसका कारण है कि उस समय की मीडिया और आज की मीडिया दोनों में 2 ही फ़र्क आया है। 80 के दशक के पहले जो होता था उसमें मीडिया में अगर कुछ छपती थी कार्रवाई तुरंत हो जाता था। परिणाम था कि मीडिया के प्रति लोगों का आग्रह बढ़ता था।
80 के बाद के दशक में जैसे जैसे डिटोरिएशन होता चला गया, अब मीडिया के प्रति लोगों को सोचने की फुर्सत नहीं कि क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, चूँकि वो जान रहा है कि उसमें छप जाने से भी कुछ होना नहीं है। तो धीरे धीरे ये आकर्षण समाप्त हो रहा है। बस सिवाय हमने आपको पहले भी कहा कि ये जो रोड सड़क छाप नेता हैं, जिन पर नेता बनने की भूत है या देखने दिखाने की भूत है, उन्हीं लोगों के आकर्षण का केंद्र रह गया है ये मीडिया कर्मी लोग। और ये काफ़ी दुखद है, क्योंकि हम जिस काम के लिए लाए गए हैं, अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमको कहा गया है, तो कुछ सोच के ही कहने वाले ने हमारा नाम चौथा स्तंभ रखा है। और चारों स्तंभ में पैरालाइज हुआ है, लेकिन हम पूरे पैरालाइज हैं। तीनों स्तंभ पैरालाइज हुआ है। वो पैसा लेके पैरालाइज हुआ है, वेतन लेके पैरालाइज हो रहा है, हम बगैर वेतन के पैरालाइज हो रहे हैं। फ़र्क इतना ही है। लेकिन मज़े की बात है कि संविधान में कह ले 3 स्तंभ का तो जिक्र है, चौथे का जिक्र नहीं है, स्वतंत्र है। ऐसे में अब सवाल उठेगा कि जिस ज़मीन पे इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ से वैशाली क्या नज़र आती है शंकर सर, जब आप इन युवाओं को देखते हैं, जब 40 लाख इस जनसंख्या को देखते हैं, तो वैशाली की जो ज़िम्मेदारी है, जो इस वक्त मौजूदा तस्वीर बन रही है, अभी आपसे बात हो रही थी, तकरीबन हम लोगों ने जिक्र किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 20 जो है ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त एक्टिव हैं, तकरीबन 100 डिजिटल मीडिया के लोग हैं जो एक्टिव है इस ज़मीन पे, तकरीबन 10 बड़े लेवल के न्यूज़पेपर कह लें जो एक्टिव है। ये ज़िम्मेदारी क्या मानते हैं? ये ज़िम्मेदारी पर्याप्त है लेने के लिए, संख्या पर्याप्त है, या फिर जिस वैशाली की ज़मीन पे जिन जनसंख्या को लेकर इस वक्त हमें मीडिया के नाते जिस जिम्मेदारी को लेनी है, उस जिम्मेदारी को लेने के लिए क्या रुख हमें अपनाने की ज़रूरत है? इस सवाल का जवाब भी हम पहले ही आपको दे चुके हैं। चलते चलते कि संख्या से कोई मतलब समस्या को नहीं है। ठीक है। सवाल ये उठता है कि हम क्या समझते हैं एज ए मीडिया कर्मी। ठीक है। समाज के हित में मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए, राष्ट्र के हित में मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए, युवा के वर्ग में हित में क्या होना चाहिए, वृद्ध के हित में क्या होना चाहिए। मेरा काम है इनकी समस्या को समाज एवं सरकार के सामने ले आना। मुझे उसका रिटर्न नहीं देना है, मुझे सिर्फ समस्या लाना है समाज एवं सरकार के सामने। ठीक है। वही योग्यता मेरे पास नहीं हो पा रही है कि हम समस्या को लेकर सामने आवे। तो कार्यपालिका में बैठे हुए लोग, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग क्यों भी चिंता का विषय करने जाएं? क्योंकि वो तो जान रहे हैं कि आम लोगों को के सामने ये मामला है नहीं। तो पर्दे के पीछे तो सब काम होता है। फिर आपकी समस्या, उनकी समस्या जब तक सामने नहीं आएगी, उस पर वाद विवाद नहीं होगा, उस पर चर्चाएं नहीं होगी, उसकी आलोचनाएं नहीं होंगी, तो फिर उसके हित में काम नहीं होगा। और यही मूल कारण है कि आज की तारीख में लोक हित में अखबारों का जो महत्व है वो घटते घटते एकदम सरजमी पर चला आया है। और कहीं से कल्याणकारी रूप इसका नहीं रह गया, औपचारिक रूप रह गया है। अखबार छप रही है, अखबार बिक रही है, लोग अखबार के माध्यम से अपना आय का संसाधन बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। शंकर से इन तमाम पहलुओं पे बहुत डिटेल्स में बातचीत की है। हालांकि मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा, जब आप बोलते हैं तो आपको रोकना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में आप लंबा समय दिए, लंबा वक्त दिए, और ये बातें ख़ास तौर पे मेरे व्यूअर्स के लिए विशेष तौर पे बहुत प्रभावित करेगी। इस वक्त मैं वैशाली की ज़मीन पे हूँ जहाँ से तमाम पहलुओं पे बातचीत किया। अब ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस सफ़र में वैशाली की जो मीडिया है, उस मीडिया की भूमिका जिस तरीके से इस वक्त हमने बातचीत के ज़रिए समझने की एक कोशिश किया, ऐसे में संस्थान की एक बड़ी खामी कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, पाठकों का बनना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव पर ये एडिशन जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।